नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और गंगा प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं कानपुर के बिकरू कांड की। मुख्य आरोपी और गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 आरोपियों के एनकाउंटर का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं इसको लेकर दाखिल हो चुकी हैं। तो विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई आज। विकास दुबे समेत उसके साथियों के एनकाउंटर से संबंधित याचिकाएं और इसमें एनकाउंटर के सीबीआई, एनआईए या फिर कोर्ट की निगरानी में जांच करवाए जाने की मांग की गई है। इनमें से एक याचिका मुखबिरी करने के आरोपी सब इंस्पेक्टर के शर्मा की भी है। वकीलों और एनजीओ की तरफ से दाखिल याचिका के मामले में यूपी पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। यूपी पुलिस की भूमिका सवालों में है, संदिग्ध है और अपराधियों, नेताओं और यूपी पुलिस के गठजोड़ की पूरी जांच जरूरी है, ये मांग की गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की गई है। मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाए जाने, हाई कोर्ट द्वारा पूरी जांच की रेगुलर मॉनिटरिंग किए जाने और विकास के परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया करवाने जाने जैसी मांगों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। पीआईएल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रभाशंकर मिश्र की तरफ से दाखिल की गई है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पीआईएल को सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस पीआईएल पर सुनवाई करने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय कर दी है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तो उसकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हैं। तो हाई कोर्ट ने भी याचिका स्वीकार कर ली है। 15 जुलाई को हाई कोर्ट भी इस पर सुनवाई करेगा, उसकी जानकारी देंगे मोहम्मद मोइन। सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा अविनाश, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई कितने बजे सुनवाई होगी? और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, चूंकि 6 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो क्या एक साथ इसकी सुनवाई होगी या सभी मामलों की, सभी याचिकाओं की अलग अलग सुनवाई होगी? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो 4 याचिका कुल बात इसको लेकर हुई है कि जो विकास का एनकाउंटर हुआ है उस पर सीबीआई जांच या एनआईए जांच होनी चाहिए, जिससे कि विकास के जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध हैं वो निकल कर सामने आए। इसको लेकर 4 याचिकाएं दायर हुई है, जिसमें 3 वकील ने और 1 एनजीओ ने दायर की है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के शर्मा ने भी एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है, अपनी सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ साथ विकास दुबे पूरे हत्याकांड में और इस विकास दुबे के एनकाउंटर में तो उन्होंने बात किया है कि सीबीआई और एनआईए की जांच होनी चाहिए, जिससे कि तमाम सारे साक्ष्य निकल कर सामने आए। सारी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। सीजीआई की बेंच इस मसले पर सुनवाई करेगी, जहां पर वो ये देखे कि क्या इस केस को सीबीआई या एनआईए को सौंपने लायक है या नहीं। इस पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब रखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही न्यायिक जांच की जो है गठन कर चुका है, जिसमें रिटायर्ड जज बताया कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं और आज जो सुनवाई होनी है एग्जैक्ट वो मैटर भी आप दर्शकों को बताएं कि आज किस याचिका पर सुनवाई होगी, वो कौन सा मैटर है? क्या वो एनकाउंटर वाला मैटर है या मिली भगत गठजोड़ का मैटर है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो इस पूरी याचिका में सारी चीज़ें एक साथ कही गई, क्योंकि कहा गया है कि जो ये एनकाउंटर हुआ है इसकी सीबीआई और एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि इससे तमाम सारे राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ जो विकास दुबे के थे वो निकल कर सामने आ सकते हैं, जो कि अभी भी एक खतरा है समाज के लिए। ये एक तर्क दिया गया है। तो एनकाउंटर की भी जांच होगी और इसके साथ साथ जो हत्याकांड हुआ, यानी कि जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे विकास दुबे के द्वारा, उनकी भी जाँच की जानी चाहिए कि किन परिस्थितियों में वहाँ पर 8 पुलिसकर्मी पहुँचे और किस तरीके से वहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर के शर्मा है, उन्होंने अपनी इस याचिका में कहा है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने मुखबिरी की और विकास दुबे का साथ दिया, तो उन्होंने भी इस मामले की जांच जो है सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो तमाम सारे साक्ष्यों को सही तरीके से नहीं लेकर आएगी, इसीलिए लिहाजा सीबीआई या एनआईए से जांच होनी चाहिए। जिससे अविनाश, लौट रहा हूं आपके पास, हमारे साथ आप बने रहे। मैं रुक करता हूं मोहम्मद मोइन का, प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, मैटर एक ही है, इसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला। आज 1 बजे के बाद सुनवाई इस मामले में हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई है वो किसने की है, याचिकाकर्ता कौन है और याचिकाकर्ता ने क्या क्या मांग की गई, जो 15 तारीख को इस पर सुनवाई भी होने वाली है, आप विस्तार से डिटेल जानकारी दर्शकों को दें।
जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वकीलों की सबसे बड़ी संस्था है बार एसोसिएशन, उसके जो नए इलेक्टेड महामंत्री हैं प्रभाशंकर मिश्र, उनकी तरफ से ये पीआईएल दाखिल की गई है। और जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था उस पर सवाल उठाए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह से इनकाउंटर किया जाना वो न्यायिक प्रक्रिया पर अविश्वास जताना है। बेहतर ये होता कि उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाते, उसका ट्रायल जल्द से जल्द कराया जाता और उसको जो भी बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती थी, चाहे फांसी की सज़ा होती, चाहे उम्र कैद की सज़ा होती, वो दिलाया जाता तो न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और बढ़ता। और ये सीधे तौर पर हत्या है। इसके साथ साथ जो विकास दुबे का घर गिराया गया, उसकी लग्जरी गाड़ियाँ तोड़ी गई, उसके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया, खासकर जो अमर दुबे की पत्नी को जेल भेजा गया, ये सारे के सारे मामले हैं। और इसके साथ साथ विकास दुबे के परिवार वालों को सुरक्षा दिए जाने की मांग है। तो तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के पीआईएल दाखिल की गई है। कल चीफ जस्टिस के सामने इसको मेंशन किया गया था और ये गुहार लगाई गई थी कि इसको अर्जेंट मानते हुए कल के दिन ही तुरंत सुन लिया जाए, लेकिन अदालत ने तुरंत सुनने से इनकार कर दिया था और 15 जुलाई की तारीख फिक्स की थी। तो 15 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि 2 दिनों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया है। कोरोना की महामारी के चलते ये बंदी की गई है। मोइन, लेकिन क्या इस बात की संभावना है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं बहुत सारे इसमें मांगे ऐसी हैं जो अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जिनकी सुनवाई हुई, मसलन के सहयोगियों को गिरफ्तार करना या फिर घर तोड़वा देना या फिर लग्जरी गाड़ियों को तोड़ देना, तो क्या इस बात की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों को देख रहा हो, हाई कोर्ट में उन मामलों को ना देखा जाए और सिर्फ दूसरे ये जो नए नए हैं जो सुप्रीम कोर्ट जिनको नहीं देख रहा है उन पर ही आगे सुनवाई हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट में भी अगर सुनवाई होगी तो एक ही मामले की 2 अलग अलग जगहों पर सुनवाई। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी है, जबकि जो पीआईएल है उसमें जांच जो है सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की गई है। और साथ ही साथ एक मांग और भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रेगुलर तौर पर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी करे। तो थोड़ी मांगे अलग जरूर है, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि इस तरह के मामले जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते हैं साथ साथ, चाहे वो चिन्मयानंद का मामला हो चाहे कई दूसरे मामले हो, तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेफर कर देता है और कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इस मामले में सुनवाई करेगा और उसकी मॉनिटरिंग करेगा, जो भी उसको उचित लगेगा वो करेगा। तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आज चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, रिट फाइल चुकी हुई है, तो ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज देगा और जो याचिकाएं हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो चाहे एनजीओ की हो, उनसे सबसे कहेगा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सारी अर्जियों को क्लब करके एक साथ सुनवाई की जाएगी। इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से अविनाश का रुख करता हूं। अविनाश, यानी कि 1 बजे के बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। मैं एक बार फिर से आपसे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इस मामले को देख रहे हैं, क्या वो दूसरी बेंचेस को मामला सौंप सकते हैं? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई अब होने जा रहे हैं, तो इस बात की संभावना, क्योंकि चिन्मयानंद केस में हमने देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपा जा सकता है। जी देखिए, अगर बात करें राजू, तो चिन्मयानंद वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कुछ, तो जिस प्रकार से आज ये सुनवाई होनी, तो सीजीआई की जो बेंच है वही बेंच सुनवाई करेगी। वो लिहाजा या तो याचिका डिसमिस करेगी या इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर करेगी या फिर अपना कोई आदेश दे सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से इसमें कुल जितनी चार याचिकाएं लगी विकास दुबे को लेकर और एक याचिका के शर्मा ने लगाई है, माफ करिएगा, तो उन्होंने भी लगाई है। तो जिस प्रकार से कुल 5 याचिकाएं इस पूरे केस में लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले पर सुनवाई करेंगे। वो इस पर अपना आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और तमाम सारे लोग इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो तेलंगाना में जब ऐसे एक एनकाउंटर हुआ था तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही वो जांच हो रही है। तो लिहाजा ये वकीलों के तर्क पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या डिसीजन लेता है। अगर वकील तथ्य और तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास दिलाने में कामयाब होते हैं कि उनकी निगरानी जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर अपना आदेश देगा। अन्यथा जिस प्रकार से हमारे सहयोगी मोइन कह रहे थे कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज सकता है तमाम सारे याचिकाकर्ता को, ऐसा भी आदेश दे सकता है। ठीक है अविनाश, नजर आप बनाए रखें। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मोहम्मद मोइन, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, तो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होगी। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बने हुए है। आगे बढ़ रहे कानपुर कांड में पोस्टमार्टम से बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा यह है कि पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या की गई थी। क्रूरता, बर्बरता,
पूर्वक हत्या की गई थी। पुलिस कर्मियों को बेरहमी से मारा गया था। सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत सभी की हत्या बेरहमी से की गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उजागर हो गया, खुलासा हो गया कि हत्या में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। हत्या में धारदार हथियारों, बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल पास से नजदीक ले जाकर फायर आर्म से हमला किया गया था। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोलियां मारी गई थी। उनके पेट में गोली मारी गई थी, 2 गोलियां जो कि आर पार हो गई थी। उनके सीने में गोली मारी गई थी, उनके सर पर गोली मारी थी, जिससे सर का एक हिस्सा उनका पूरी तरह से फट गया, आंख निकल गई। प्रभात हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रभात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, किस क्रूरता को दिखा रहे हैं, आप दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि 2 और 3 की रात जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। जहाँ पर जो 8 जवान होते हैं, 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए, तो वहीं जो उन शहीदों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसने कई अहम खुलासे किए हैं, जो दिखाता है कि कितनी बेरहमी से वो हत्याकांड किया गया, कितनी निर्ममता से वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक बात तो साफ हुई है कि दूर से गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है, काफ़ी पास जाकर टारगेट को हिट किया गया है। यही नहीं, जो देवेंद्र मिश्रा सीओ हैं दिवंगत, उनको कुछ ज़्यादा ही बर्बरता दिखाई गई, उनके साथ बेरहमी से हत्या की गई है। उनके 4 गोली जो है वो शरीर में पाई गई, वहीं एक गोली जो है वो काफ़ी सटा कर मारी गई है जिधर की तरफ जो चेहरे पर, जिससे कि उनका आधा हिस्सा जो है वो गायब हो गया। तो वहीं जब उसके बाद भी जो दरिंदे हैं उनका मन नहीं भरता है तो धारदार हथियार से उनका पैर भी काटा जाता है। तो साफ है कि जो क्रूरता की सारी हदें हैं वो पार की गई हैं। वहीं कई पुलिसकर्मी जो हैं उन्होंने हाथापाई की है। जिस दरमियान गोली चली है तो हाथ से उनकी जो बुलेट्स है वो आर पार हुई, यानी छीना झपटी में भी गोलियां चली हैं तो बुलेट जो है वो हाथ से आर पार हुई हैं। तो देखा जाए तो कई जितने भी पुलिसकर्मी, उनकी रिपोर्ट से ये साफ होता है कि काफ़ी क्रूरता दिखाई गई है, काफ़ी बेरहमी से पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यानी कहा जाए कि काफ़ी आक्रोश दिखाने की कोशिश की गई है, निर्ममता से हत्या की गई है, काफ़ी जिस तरह से गुस्सा दिखाने की प्रयास किया गया वो रिपोर्ट्स में साफ झलक रहा है। तो वहीं पूरी रिपोर्ट्स आने के बाद एक बात तो साफ है कि जिस तरह से विकास दुबे और सूत्र जो बता रहे थे कि वो लोग हत्याकांड के बाद सारे शवों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था और उसको जलाने की भी प्लानिंग थी। तो पूरी रणनीति जो है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है और साफ हो रहा है कि निर्मम और बेरहमी से पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं अगर मामले की जांच भी चल रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो जो है एसआईटी हो, चाहे वो न्यायिक आयोग है, उनकी जांच कहां तक पहुंची अभी? जी देखिए, एसआईटी की टीम जो है वो बीते दिन बिकरू गांव, चौबेपुर और शिवली थाना क्षेत्र यहाँ पहुंची थी और वहाँ ग्रामीणों से बात की। वहीं कल जो है न्यायिक आयोग का जो गठन हुआ है उसके जो रिटायर्ड जस्टिस हैं शशिकांत अग्रवाल, वो बिकरू गांव पहुंचे थे और उन्होंने ग्रामीणों से बात की। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो लोग अभी विकास के आतंक, विकास के खौफ की वजह से बोलते नहीं थे, अब वो ग्रामीण खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं एबीपी गंगा ने ये भी पता किया है तो वहाँ पता चला है कि विकास दुबे जो है वो ग्रामीणों की ज़मीन को कब्जा करे हुए था। पिछले 30 सालों से वो ज़मीनों पर कब्जा किए हुआ था, ग्रामीणों को दे नहीं रहा था। वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार पुलिस थाने, तहसील और डीएम सबके शिकायत की गई लेकिन कोई सुनता नहीं था, क्योंकि विकास का जो आतंक है, यानी कि जो अब तक खामोश थे, उनकी जमीन दिलवा नहीं पा रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि उनको जमीन वापस बोलने लगे हैं। आपका प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर सीट से विधायक राकेश सिंह कांग्रेस के विधायक बने रहेंगे। दोनों विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। अदिति सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सबूतों के अभाव में, सबूतों की कमी के चलते इसे खारिज कर दिया। आपको बताते हैं कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह पर बीजेपी का करीबी होने का आरोप ये लगा रहे हैं। कई बार जो है पार्टी के फैसले के खिलाफ ये खड़े दिखाई दिए। इधर इस पूरे मामले में अदिति सिंह का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। बस यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरी बस इकलौती ये गलती थी, जिसको ये गलती मानते हैं, कि मैं विधानसभा गई थी 2 अक्टूबर को अपनी जनता की समस्याएं, परेशानियां रखने, जिस काम के लिए मैं निर्वाचित हूँ
उस काम का निर्वहन करने के लिए मुझे ये सज़ा उन्होंने दी। और आज पूरा मैटर माननीय विधानसभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि हमने जो सबूत दिए थे उनकी अनदेखी हुई है। हम कानूनों के जानकारों की राय ले रहे हैं और इस मामले को हम हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष 10th शेड्यूल में 2 याचिकाएं प्रस्तुत की थी। श्री राकेश सिंह व सुश्री अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने की। पिछले कई दिनों से इस मामले की बहस चल रही थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय आया है। मैं मानती हूं कि पूरा निर्णय सत्यता से परे है। जो साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए थे उनकी अनदेखी हुई है, नियमों की अनदेखी हुई है। हम इस पर विधिक राय ले रहे हैं और हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जो स्पीकर हैं वो सरकार के संरक्षण में, दबाव में, जो दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए थी, तमाम तरह के हमारे पास एविडेंस थे। हमारे अधिवक्ता साथी ने उसको विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय जो विधि संगत होना चाहिए उसे नहीं लिया। हमारे पास विकल्प खुले हैं, बाकी आगे भी हम जाएंगे और अपनी याचिका को दायर करेंगे और मुझे भरोसा है न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला है। इधर अनलॉक 2 के बाद जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ी, उसको लेकर के जो ये वीकेंड पे लॉकडाउन लगाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, उसका कारण यह है कि लोग। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। ब्रो कहाँ? अरे वो पड़ोस वाले राव अंकल है ना, हाँ। उनके लिए मेडिसिन लाने, लेकिन मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे? फोन तो है ना? हाँ। Amazon से कोई भी QR कोड स्कैन कर और कर दे पे। कैश क्यों चाहिए? अरे हाँ, अपने Amazon से तो स्कैन एंड पे भी हो सकता है। मतलब तू, राव अंकल और केमिस्ट तीनों से? बिल्कुल। शुक्र यार। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। स्कैन एंड पे के लिए है Amazon। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। सब कुछ होने पर भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराओगे? आज ही सही डिसीजन लो। मैक्स कूपर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 30 लाख तक का कवरेज सिर्फ 620 रुपीस पर मंथ में। अब नहीं खरीदोगे तो कब? कण कण में रग रग में, कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत। इसी से रोशन, इसी से उज्जवल, बरसों से अपना पथ, बरसों से अपना पथ। भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट।
मदुरई से शिमला, पुणे से कलकत्ता, इंडिया के हर घर की जरूरत पूरी करने हर पिन कोड पे डिलीवर कर रहा है अमेज़न, पूरी हिफाजत के साथ। बताइए कहाँ आना है? अमेज़न, आपकी अपनी दुकान। जितना खाना रोज हमारी थालियों में छूट जाता है, उतना तो लाखों को मिल भी नहीं पाता है। आइए मिलकर बदलें ये डरावने हालात। रॉबिनहुड आर्मी और एबीपी गंगा की मुहिम के साथ हिस्सा बने मिशन 30 मिलियन का। भूख की इस लड़ाई में कीजिए अन्नदान या केवल श्रमदान। इस मुहिम से जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है और इस बार विवादित बयान में ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया। ओली ने दावा किया कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिस भगवान श्री राम से हुआ है वो भारतीय है। भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। भानु जयंती के मौके पर बोलते हुए ओली ने कहा कि अयोध्या जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में वाल्मीकि आश्रम है। वहां पर एक राजकुमार रहते थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दावा किए जाने वाले स्थान पर राजा से शादी करने के लिए अयोध्या के लोग जनकपुर में कैसे आए। नेपाल के प्रधानमंत्री केसी शर्मा ओली का एक विवादित बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या नेपाल में है, असली नकली यूपी में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसका विरोध करता है। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। लेकिन जब से माओवादी हावी हुए, माओवादियों ने परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या कराया था और जब से माओवादी नेपाल के परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या करा के और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिए हैं, तब से नेपाल की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। नेपाली पीएम ओली के बयान से संत समाज नाराज है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ा विरोध जताया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि असली अयोध्या भारत में ही है। नेपाल के प्रधानमंत्री को मानसिक रूप से बीमारी हो गई है, वो मानसिक रूप से बीमार है। नेपाल के प्रधानमंत्री को उन्होंने मानसिक रूप से बीमार बताया नरेंद्र गिरी और प्रधानमंत्री मोदी से इस बयान का विरोध करने की मांग भी अब संत करने लगे। संतों का कहना है कि जब एक देश का मुखिया इस तरह का बयान दे सकता है तो इस तरह के बयान का विरोध करना बहुत जरूरी है। वो देश जो आराध्य
मानता है भगवान राम। आगरा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कोरोना की अब तक 93 मौत हो चुकी है कोरोना से। आगरा में कोरोना से लगातार केसेस तो बढ़ रहे हैं, मौत भी लगातार हो रही है। 93 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से मौत के शतक के करीब आगरा पहुंच गया और अब आगरा में सीरो सर्विलांस टेस्ट होगा। यह भी बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीरो सर्विलांस टेस्ट आगरा में होगा। केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते केसेस के साथ मौत की संख्या बढ़ रही है। 93 मौत अब तक आगरा में हो चुकी है और मौत के शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गया है यह आंकड़ा और बड़ी संख्या में और भी केसेस मिलने की संभावना है, जो लक्षण नजर आने से पहले ही ठीक भी हुए हैं। सीरो टेस्ट से कोरोना लक्षण आए बगैर ही ठीक हो चुके लोगों की पहचान हो जाएगी, यानी कि जिन लोगों में सिम्टम नजर नहीं आए, लक्षण दिखे नहीं, लेकिन उनको कोरोना हुआ था, उन लोगों की पहचान सीरो टेस्ट से हो जाएगी। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नितिन, सीरो सर्विलांस टेस्ट कब से शुरू होने जा रहा है, कितने लोगों पर कहां से इसकी शुरुआत होगी, और जो ये मौत का आंकड़ा है तो बहुत चिंताजनक है, इसको रोकने के लिए क्या कर रही है वहां पर प्रशासन, क्या कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री चिंतित है और यही वजह है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को आगरा भेजा गया और कल उन्होंने आगरा और फैजाबाद के अधिकारियों के साथ एक बड़ी उच्च स्तरीय मीटिंग की और जिसमें पूरी रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि 1400 क्रॉस कर गया है आगरा में कोरोना का आंकड़ा। पड़ोसी जिले फैजाबाद में भी काफी बड़ी संख्या में कोरोना के केसेज है। तो ऐसे में सीरो टेस्ट के जरिए कहीं न कहीं एक नई तकनीक पर काम कर रही है सरकार। अब शुरुआत आगरा से होने वाली है, अब देखना ही है कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो सीरो सर्विलांस टेस्ट करने वाला आगरा पहला शहर बनेगा और ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, जिनको लक्षण नजर नहीं आए और उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया और ठीक है नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सीरो सर्विलांस टेस्ट आगरा में शुरू होने जा रहा है। अब एक छोटे